बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एंड पब्लिकेशन, यानी कि एथिकल इश्यूज को फॉलो करके हम जो अपना डाटा है जो हम लोगों से कलेक्ट करते हैं, किसी क्लाइंट से या किसी पार्टिसिपेंट से, जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है या किसी भी चीज़ के लिए आता है, तो जब हम उनसे वो डाटा लेते हैं तो हमें उसको पब्लिश किस तरह से करना है, उसके लिए भी कुछ एथिकल इश्यूज बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। तो उनको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो जब हम रिसर्च कर लेते हैं तो उसको पब्लिश करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको हम फॉलो करते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो होता है इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल। यानी कि जिस इंस्टीट्यूट से हम डाटा ले रहे हैं, जिस इदारे से हम डाटा ले रहे हैं, उसमें कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई कॉलेज भी हो सकता है। जिस भी इदारे से हम अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि उनको एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक मालूमात फराहम करें कि उनका रिसर्च प्रपोजल, यानी कि उसकी इस रिसर्च का मकसद क्या है, और रिसर्च को कंडक्ट करवाने से पहले उनका अप्रूवल लेना जरूरी होता है। प्रायर टू कंडक्टिंग द रिसर्च मींस, प्रायर का मतलब होता है पहले, हमने रिसर्च को करवाने से पहले, कंडक्ट करवाने से पहले हमने उनको अप्रूवल उनसे लेना है कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं। और उस रिसर्च को हमने जब कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए एक रिसर्च का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो कि पहले से अप्रूव होता है। उसी रिसर्च प्रोटोकॉल को हमने उस इंस्टीट्यूट से अप्रूव करवाना होता है कि हमने इसके अकॉर्डिंग अपना काम करना है। जिस तरह इंटरव्यू का एक प्रोटोकॉल होता है कि हम एक डे डिसाइड करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आपने इतने बजे आना है, कुछ सवाल हमने सिलेक्ट किए होते हैं, उसके बाद कोई टेस्ट हमने रखे होते हैं जिसकी बेस पे हम उसको सेस करके एक जॉब देते हैं, तो वो इंटरव्यू का प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह रिसर्च भी जब हमने कोई कंडक्ट करवानी होती है तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्म कंसेंट टू रिसर्च। इनफॉर्म कंसेंट एक किस्म का इजाजतनामा होता है जो कि हम रिसर्च में लेते हैं पार्टिसिपेंट से, जो कि साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इनफॉर्म कंसेंट कंडक्ट करवाना ही करवाना है, इजाज़तनामा अपने पार्टिसिपेंट से लाजमी लेना है। तो इनफॉर्म कंसेंट में उसने अपने पार्टिसिपेंट्स को किस किस चीज़ के बारे में बताना होता है। सबसे पहले मेन मकसद उसे ये बताना होता है कि वो रिसर्च क्यों कंडक्ट कर रहा है, इस रिसर्च का मकसद क्या है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है एक्सपेक्टेड, यानी कि 5 घंटे तक ये रिसर्च होती रहेगी या 3 घंटे लगेंगे, जितना भी टाइम रिक्वायर होगा। और प्रोसीजर के इसमें क्या क्या हम उनसे टास्क करवाएंगे या किस किस्म की सवाल पूछेंगे, उसका पूरा पूरा हक होता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दे, या फिर अगर उसने पार्टिसिपेशन कर लिया, अगर वो उसने रिसर्च में हिस्सा ले लिया लेकिन दरमियान में वो कहे कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, उसका पूरा हक है, वो उसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड है द फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लाइनिंग और विड्रॉइंग, के दरमियान में जब अगर वो रिसर्च को विड्रॉ कर रहे हैं या उसके अंदर पार्टिसिपेट करने से इनकार कर रहा है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद उसके हम क्या देख रहे हैं कि उसकी वजह से हमें हमारी रिसर्च में क्या खराबी आ सकती है। कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं ना कि उसके बाद में आने वाले असरात क्या हो सकते हैं, तो वो हमें पहले से अंदाज़ा लगाया जाता है। फोर्सिएबल का मतलब होता है कि हमें पहले से इतना तो अंदाज़ा होता है कि अगर वो यहाँ पे डिक्लाइन करेगा या पार्टिसिपेट करने से इनकार करेगा या दरमियान में छोड़ देगा तो उसके क्या असरात होंगे हमारी रिसर्च पे। उसके बाद कुछ ऐसे फोर्सिएबल फैक्टर्स भी हमें पहले से ही पता होते हैं कि जिससे वो, ऐसे फैक्टर्स हमें पहले से पता होते हैं, मौजूद होते हैं, कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो जो है पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग नहीं होगा। जैसे कि कुछ ऐसे रिस्क होंगे उसके अंदर, कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिससे उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, लाइक उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है उसके अंदर तो वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। या उस रिसर्च के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं जो हमें, यानी कि कुछ ऐसे असरात भी हैं जो उसकी शख्सियत पे असर करेंगे, तो वो भी हमें पहले से ही पता होते हैं। तो हमें पहले से उनको रीज़न करना, इनफॉर्म कंसेंट में बताना पड़ेगा कि ये सवाल किस मकसद के लिए पूछे जा रहे हैं, ताकि वो विलिंगली पार्टिसिपेट करें, खुशी से पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जब हम एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं तो हमें पता होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि फोर्सिएबल फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि हमें पहले से पता, अंदाज़ा लगा रहे हो कि इस वजह से ये हो सकता है, ठीक है, अंदाज़ा लगाना। एनी प्रोस्पेक्टिव रिसर्च बेनिफिट, यानी कि हम मुतवक्का कर सकते हैं कि इस रिसर्च से हमें कितने फ़वायद होंगे,
लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जितने क्वेश्चंस हमने अपने रिसर्च प्रोटोकॉल में डिसाइड किए हैं सिर्फ हम उन्हें उन्हें पूछेंगे, हम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करेंगे, यानी कि ये भी नहीं करेंगे कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके फ्रेंड से या अगर उसके कोई पार्टनर है किसी से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसके साथ डिस्क्लोज कर दें। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही है कि हम उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे और उस तक ही रहेगी। इंसेंटिव फॉर पार्टिसिपेशन, के हम उसको पार्टिसिपेट करने के बिना पर कोई गिफ्ट या फिर कोई पैसे भी दे सकते हैं। इंसेंटिव में कोई भी चीज़ हो सकती है जो उसको उसके बेनिफिट के लिए हो। और किसको हम उन क्वेश्चंस के बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने उसने हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया है तो अगर हमें फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए हम किन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम उससे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। ये भी रिसर्च में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका राइट है कि वो हमें पूछ सकता है। थर्ड है इनफॉर्म कंसेंट फॉर रिकॉर्डिंग वॉइसेस एंड इमेजेस इन रिसर्च। अगर हम इनफॉर्म कंसेंट में हमने ये भी देखना है कि अगर हम उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं जितना भी वो हमें इंटरव्यू दे रहा है, या फिर अगर हम उस दौरान उसको कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें पहले उससे इजाज़तनामा लेना पड़ेगा कि हम उसकी वॉइस या उसकी पिक्चर्स को है जो डाटा कलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर रिसर्च होती है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पे बेस होती है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के नेचुरली जैसे वो मेरे पास आके बैठा है, मैंने उससे जो भी बातचीत वगैरह की है किसी भी पब्लिक प्लेस पे, इस दौरान अगर मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की, ठीक है, जो उसको जिससे वो कोई भी बंदा उसको पर्सनली आइडेंटिफाई कर सके कि ये इस बंदे का इंटरव्यू है या ये इस बंदे के जवाब है, जिससे उसकी ज़ात पर कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो उस इसलिए ज़्यादातर जो रिसर्च होती है ना वो नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में कंडक्ट करवानी चाहिए। उसके अलावा रिसर्च डिज़ाइन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिसमें हम क्या करें उसको डिसेप्शन मीन के धोखा दे रहे हैं, बताओ उसे कुछ रहे हैं और कंसेंट उसे किसी और चीज़ का ले रहे हैं और कर उससे सवाल कुछ और कर रहे हैं, और उस दौरान हम उसको, या फिर अगर हमने रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए हमें उसे थोड़ी सी डी ब्रीफिंग देनी पड़ेगी। डी ब्रीफिंग का मतलब कि हमने रिसर्च जब कंडक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमने उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि मैं रिकॉर्डिंग भी करूँगी आपकी बात की या आपके इंटरव्यू की, ताकि अगर मुझे कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ तो बाद में मैं सुन के उसे क्लियर कर सकूँ, या आपकी रिकॉर्डिंग मैं कहीं यूज़ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आपने उसको पहले डी ब्रीफ करना है, डिसेप्शन यूज़ नहीं करनी। नंबर 4 है क्लाइंट पेशेंट स्टूडेंट सब ऑर्डिनेट रिसर्च पार्टिसिपेंट। या आप किसी क्लाइंट के साथ या किसी पेशेंट के साथ या किसी सब स्टूडेंट के साथ या सब ऑर्डिनेट यानी कि जो उसके मतहत काम कर रहा है उसके साथ अगर रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा कि अगर आप किसी और इसी तरह क्लाइंट पेशेंट स्टूडेंट के साथ करवा रहे हैं तो आपने ऐसे स्टेप लेने हैं कि आप उन पार्टिसिपेंट को जो रिसर्च उसके बाद रिसर्च से अगर उनको कोई हार्म पहुंच रहा है या कुछ हो रहा है या अगर कोई नुकसान उनको पहुंच रहा है या क्यों वो डिक्लाइन कर रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए, इनकार कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए आपको पहले से सारे स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। लाइक इनफॉर्म कंसेंट लेना चाहिए, उनको अप्रूवल लेना चाहिए उनसे। अगर वो रिसर्च पार्टिसिपेशन अगर आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल कि आपको अपने थीसिस के लिए आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको ये आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसमें आप उसको चॉइस भी दे सकते हो अपने पार्टिसिपेंट को, क्योंकि ये आपकी आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकें। तो आप अपने पार्टिसिपेंट जो आपकी रिसर्च में शिरकत कर रहा है उसको ये चॉइस दे सकते हो। आप 2-3 डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ उसमें रख लेते हो और उससे कहते हो कि आप अगर आप ये नहीं करना चाहते आप उसको चॉइस दे देते हो कि आप उसके अल्टरनेट ये वाली एक्टिविटी कर लो, ठीक है। उसकी ईज़ के लिए आपने जो भी करना है उसकी ईज़ के लिए करना है, उसकी आसानी के लिए, ताकि वो विलिंगली अपनी खुशी से आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करे, ज़बरदस्ती या आप उसको फोर्सफुली ना पार्टिसिपेट करवाओ। डिस्पेंसिंग विद इनफॉर्म कंसेंट फॉर रिसर्च। साइकोलॉजिस्ट में डिस्पेंस विद इनफॉर्म कंसेंट ओनली। डिस्पेंसिंग मीन के इनफॉर्म कंसेंट माफ़ कर देना, इनफॉर्म कंसेंट ना लेना, यानी कि इनफॉर्म कंसेंट की ज़रूरत ना हो। जहाँ पर इनफॉर्म कंसेंट उस सूरत में हम जब रिसर्च कंडक्ट करवाना है तो तब साइकोलॉजिस्ट नहीं ले सकते जब रिसर्च जो है उससे किसी भी बंदे को किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई नुकसान ना हो रहा हो।
जो या फिर जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, या क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल सेटिंग्स में अगर आपने अपने स्कूल में आपकी अपनी क्लासरूम की परफॉर्मेंस अच्छी करवानी है, तो नॉर्मल सिंपल वे में अगर आप कोई रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फॉर्म कंसेंट लें। इसमें आप कोई भी एनोनिमस क्वेश्चनर बना सकते हैं, खुद से कोई भी सवाल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई एक प्रॉपर रिसर्च प्रोटोकॉल हो। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में आप कर सकते हैं। आर्चीवियल रिसर्च मीन्स के आप पहले से जो पढ़े हुए रिकॉर्ड हैं उनकी बेस पे भी आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। For which disclosure of responses would not place participant at risk of criminal or civil liability or damage their financial standing। या फिर आप आर्चिवल रिसर्च इस बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके रिस्पॉन्सेज को डिस्क्लोज कर दोगे, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेंट जो है वो लाइक अगर आप क्रिमिनल्स के साथ काम कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे शहरी के साथ काम कर रहे हैं कि अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपसे ब्रीच हो जाए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आप ना रख पाए इंफॉर्मेशन की, तो उसकी वजह से उसको फाइनेंशियली तौर पर कोई नुकसान पहुंचे या उसकी जॉब को कोई नुकसान पहुंचे या फिर उसकी रेपुटेशन खराब हो, तो उस सूरत में आपने जो है इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। वरना आप अगर इस उसकी आपकी रिसर्च की वजह से उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा तो फिर आप जो है इन्फॉर्म कंसेंट ना भी लें तो ज़रूरी नहीं है। कुछ स्टडी फैक्टर्स जैसे कि अगर जॉब या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में अगर आप किसी एम्प्लॉय की देखना चाह रहे हो कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी है, अच्छी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो जो है उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका जो काम है वो बहुत हेल्पफुल है, यानी कि उसको जॉब पर प्रमोशन देने के लिए या कुछ करने के लिए अगर आप उसकी देखना चाह रहे हो जिससे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को या उसकी जॉब को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो आप उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि अगर किसी फेडरल इंस्टीट्यूशन या से कि किसी लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे किसी क्रिमिनल की आप क्रिमिनल पर रिसर्च करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बाय लॉ बाय कोर्ट आपको इजाज़त दे दी गई है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो विदाउट एनी इन्फॉर्म कंसेंट। ऑफरिंग इंड्यूसमेंट फॉर रिसर्च पब्लिकेशन। ठीक है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि आप उसको इनकरेज करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दो। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट इंड्यूसमेंट ना दें, सिर्फ ऐसी इंड्यूसमेंट दें जिससे सिर्फ उसको इंकरेजमेंट मिले, जिससे उसकी हौसला अफजाई हो, जिससे वो रिसर्च में दिल से पार्टिसिपेट करे। ये ना हो कि उसको कोर्स का मतलब कि फोर्स किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट को अपनी रिसर्च में इस तरह की अपनी रिसर्च बनानी चाहिए, इस तरह के रीजनेबल एफर्ट्स मीन कि अपनी रिसर्च में इस तरह की खूबियां पैदा करनी चाहिए कि वो खुद ब खुद लोग इनकरेज होकर इसके अंदर खुशी से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। ठीक है, जब प्रोफेशनल सर्विसेज को इंड्यूसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी सर्विसेज को सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे, एज वेल एज उसकी उन सर्विसेज में अगर कोई रिस्क है, अगर कोई नुकसान है, कोई ऑब्लिगेशन है, यानी कि उसके ऊपर कोई सवाल उठाया जा सकता है, या कोई लिमिटेशन है कि इतना काम ही हो सकता है इसमें या इतनी इंफॉर्मेशन ही पूछनी है, तो वो भी उसे जो है उसमें मद्देनज़र रखनी चाहिए इंड्यूसमेंट देने से पहले। डिसेप्शन इन रिसर्च, डिसेप्शन भी इनके धोखा देना, उसको सही बात ना बताना। साइकोलॉजिस्ट को कोई ऐसी स्टडी कंडक्ट नहीं करनी चाहिए जिसमें डिसेप्शन हो। ठीक है, अनलेस के डिसेप्टिव टेक्निक उसके अंदर इंपॉर्टेंट हो, यानी कि फॉर एग्जांपल समटाइम हमें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने पड़ते हैं जो हमें उनको सच नहीं बता सकते। अगर हम उन्हें सच बता देंगे रिसर्च से पहले, तो वो जो है वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, वो उस सवाल का गलत जवाब देते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ डिसेप्टिव टेक्निक्स होती हैं कि धोखे से हमने उनसे सही इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है, उसके भी कुछ साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है हम डिसेप्टिव टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते, वो इफेक्टिव भी नहीं होंगी। ठीक है, और वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आर नॉट फिजिबल, और वो हमारे लिए जो है यूज़ करना आसान भी नहीं होंगे, उसके बहुत से साइड इफेक्ट आएंगे। साइकोलॉजिस्ट डू नॉट डिसीव प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट अबाउट द रिसर्च
क्योंकि इस वजह से वो पार्टिसिपेंट्स को, जो साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिसीव नहीं कर सकते, उनको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बाद जो इसकी रिसर्च की वजह से उनको कोई फिजिकल पेन या वो बहुत बुरी तरह से इमोशनली तौर पर अगर डैमेज हो जाते हैं, उनमें इमोशनली तौर पर कोई डिस्ट्रेस पैदा हो जाती है, मुतवक्का हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब कैसा हो सकता है अगर, तो उनको चाहिए कि वो उनको डिसीव ना करें, उनको पहले डीब्रीफ कर दें थोड़ा सा रिसर्च के बारे में, ठीक है। इन डिफरेंट वे आप डीब्रीफ कर दें, यानी कि उसको मेन मकसद अपनी रिसर्च का नाम बताएं, लेकिन थोड़ा बहुत उसको गाइड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कोई, जैसे मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट जिसमें वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है, ठीक है, और वो उसे कहता है कि अगर आप उसको इलेक्ट्रिक शॉक वाले एक्सपेरिमेंट में देता है तो उससे उसको फिजिकल पेन भी होती है, उससे उसको जो है कोई उसके अंदर डिसऑर्डर भी, डिस्ट्रेस भी पैदा हो सकती है। तो इसलिए हमें जो है उनका पहले जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। और हम उन्हें झूठ बोलकर भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा सकते। डीप ब्रीफिंग में आपने क्या करना है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो उनको आपने एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपकी रिसर्च क्यों है, इसके क्या नतीजे आएंगे, इससे क्या हम नतीजा कंक्लूजन क्या अखज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और कौन से आप रीज़नेबल स्टेप लेते हैं कि आप वो जो पार्टिसिपेंट की मिसकॉन्सेप्शन है, यानी कि अगर उसे किसी किस्म की कोई गलत फहमी है आपकी रिसर्च के बारे में और आपको लगता है, यू आर अवेयर, साइकोलॉजिस्ट आर अवेयर कि उसको ऐसा लगता है, तो आपने उसकी उस मिसकॉन्सेप्शन को पहले क्लियर करना है। जब साइकोलॉजिस्ट अवेयर हो जाते हैं कि रिसर्च प्रोसीजर किसी पार्टिसिपेंट को हार्म करते हैं, यानी कि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आपको पहले से पता है कि ये रिसर्च प्रोसीजर किसी पार्टिसिपेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो उस हार्म को, उस नुकसान को कम करें। ह्यूमन केयर एंड यूज़ ऑफ एनिमल इन रिसर्च, अगर आप किसी इंसान को या किसी भी जानवर को अगर आप अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी फेडरल स्टेट ने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाई हैं, कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप एनिमल्स के साथ रिसर्च कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें कि वो जानवरों को बेचैनी, किसी किस्म के इन्फेक्शन या किसी बीमारी या फिर दर्द से बचा के उन पर रिसर्च करें। साइकोलॉजिस्ट को इस तरह के प्रोसीजर इस्तेमाल करने चाहिए कि जब वो किसी एनिमल के साथ रिसर्च कर रहे हो तो उनको पेन से, स्ट्रेस से ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। जस्ट उनका गोल ये होना चाहिए कि वो जिस बात पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं या उनको एजुकेशनल उस रिसर्च की कोई वैल्यू है तो फिर वो जो है इस तरह के प्रोसीजर यूज़ करें। साइकोलॉजिस्ट अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं एनिमल्स के साथ तो वो उन्हें चाहिए कि उससे प्रॉपर एनेस्थीसिया की फॉर्म में उन पर कोई सर्जरी की जाए ताकि बेहोशी की हालत में, ताकि उनको किसी किस्म के इन्फेक्शन या उनको दर्द से बचाया जा सके आफ्टर सर्जरी एंड बिफोर सर्जरी, दोनों सूरतों में ज़रूरी है। और अगर ये अप्रोप्रिएट है, अगर ये सही है कि किसी जानवर की जान भी जा सकती है तो चली जाए, तो साइकोलॉजिस्ट को फिर भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपना एक्सपेरिमेंट करें ताकि उस जानवर को कम से कम तकलीफ हो विद एक्सेप्टेड प्रोसीजर। एक प्रोसीजर के तहत फटाफट उस पर वो जितने कम से कम टाइम में उस पर एक्सपेरिमेंट करके और उसको तकलीफ से बचाया जा। रिपोर्टिंग रिसर्च साइकोलॉजिस्ट जो है उसको डाटा को फैब्रिकेट, यानी कि उसके अंदर अपने से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए, कोई भी फेक चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं करनी चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि उसकी डाटा में कुछ एरर आ रहे हैं जो उसने पब्लिश किया है तो उसको रीजनेबल स्टेप लेने चाहिए कि वो अपने उन एरर्स को करेक्ट करे और अप्रोप्रिएट तरीके यूज़ करे किसी डाटा को पब्लिकेट करने के लिए, पब्लिकेशन की तरफ लेके, बिकॉज उसकी पब्लिकेशन बहुत से लोगों ने आगे अपनी फर्दर रिसर्च में यूज़ करनी होती है, तो इसलिए उसको डाटा को फैब्रिकेट नहीं करना चाहिए। प्लेजरिज्म, उसको किसी और के वर्क को अपने तौर पर नहीं साइट करना चाहिए। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आप नेट से किसी का काम उठाते और उसको अपने काम में डाल के और उसको खुद ऐसे प्रेजेंट करते हो कि ये आपने लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। तो आपको चाहिए कि अगर आप किसी का डाटा साइट करते हो, सोर्स लेते हो, डाटा सोर्स लेते हो, कहीं से इंफॉर्मेशन उठाते हो, तो उसको प्रॉपरली तौर पर अपनी रिसर्च में साइट करो कि आपने कौन से आर्टिकल से लाइन उठाई है, उसको एज योर ओन वर्क प्रेजेंट ना करो। पब्लिकेशन क्रेडिट,
साइकोलॉजिस्ट पे ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो क्रेडिट अपने काम को किस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑथरशिप एंड अदर पब्लिकेशन क्रेडिट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रिलेटिव साइंटिफिक और प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। प्रिंसिपल ऑथरशिप का मतलब है कि आप प्रिंसिपल हैं अपनी रिसर्च के, तो आपके पास ये ऑथरशिप का मतलब है कि आपके पास ये ओहदा है कि जब आप अपनी पब्लिकेशन को यानी कि अपने काम को जब पब्लिश कर रहे हो तो आप ये क्रेडिट दो कि आपका जो काम है रियली तौर पर साइंटिफिक है, इसमें किन किन काम प्रोफेशनल जो लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस काम में कंट्रीब्यूट किया है उनके काम को आप उनको क्रेडिट दो, ठीक है। रिगार्डलेस ये नहीं आप देखो कि वो किस स्टेटस के लोग हैं, कि वो डिपार्टमेंट शेयर का है या फिर तो उसको कोई ऑथरशिप नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो कोई लॉयर है, कोई अगर आपकी लैब असिस्टेंट है तो उसने अगर कोई काम किया है तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि वो इस स्टेटस की बेस पे आप जो है उसको कम क्रेडिट दे रहे हो। तो जिसका जितना वर्क होता है उसको उतना क्रेडिट दिया जाए। अगर किसी ने आपकी रिसर्च में माइनर सा हल्का सा भी कंट्रीब्यूट किया है, फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च को राइट अप किया है, कुछ फुट नोट्स बना के दिए हैं, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ लिख के दिया है स्टेटमेंट, तो उसको भी आपको क्रेडिट देना अपनी रिसर्च में। पॉइंट 13 में डुप्लीकेट पब्लिकेशन ऑफ डाटा के साइकोलॉजिस्ट को वो ऐसा डाटा कभी भी पब्लिश नहीं करना चाहिए जो उसका ओरिजिनल डाटा हो ही ना। जो डाटा पहले से पब्लिश हुआ हो उसे दोबारा से उसको रीपब्लिश नहीं करना चाहिए। अगर वो उसका किसी पार्ट का अगर यूज़ भी कर रहा है अपनी रिसर्च में तो उसको उससे प्रॉपरली तौर पे एक्नॉलेज करना चाहिए। शेयरिंग रिसर्च डाटा फॉर वेरिफिकेशन, जब आप रिसर्च को पब्लिश कर देते हैं तो अगर साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी कंक्लूजन्स को कॉम्पिटेंट यानी कि जो इस चीज़ में प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमारे रिसर्च को वेरीफाई करते हैं उसको आप अपनी कंक्लूजन शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डाटा को शेयर नहीं कर सकते उसके साथ। इवन कि वो ये भी कह रहा है कि वो कुछ क्लेम्स जो हैं उसको री एनालाइज करके क्लियर करना चाहता है, वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए उस डाटा को यूज़ कर रहा है, देन भी आपको ये अलाउ नहीं किया जाता कि आप अपने डाटा को उसके साथ उस प्रोफेशनल के साथ भी शेयर करें, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी जो पार्टिसिपेंट्स के हैं वो हमने प्रोटेक्ट करनी होती है। इफ़ इन सम केसेस के अगर आपको डाटा को शेयर करना भी पड़े तो उसके लिए भी कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स होती हैं और कुछ क्लेम्स होते हैं सब्सटेंटेटिव क्लेम्स होते हैं जिनको आपने उसके साथ पहले जो है उस प्रोफेशनल के साथ क्लियर करना होता है। लास्ट है रिव्यूअर्स, साइकोलॉजिस्ट जो उस मटेरियल को रिव्यू करते हैं जब आप अपने डाटा को सबमिट करवा देते हो तो वो दोबारा पब्लिकेशन के लिए या प्रेजेंट करने के लिए या किसी ग्रांट के लिए उस रिसर्च प्रपोजल को रिव्यू करते हैं तो उसको भी चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करते हुए और जो प्रोप्रियटी राइट्स यानी कि ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके अंडर है कि उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करे और जो डाटा या फिर जो भी आपके मटेरियल आपने उसको सबमिट कराया उसको रिव्यू करे फॉर पब्लिकेशन। थैंक्स for more informative videos kindly subscribe this channel and jazakallah.